Assalamu alaikum dear students. Welcome to our YouTube channel CED Engineering Academy. So dear students, in today's video we are going to start a new lecture series of Mechanics of Solid 1. कुछ लोग इसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोलते हैं, कुछ इसको मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल बोलते हैं, तो सब नाम इसके लिए बोले जाते हैं। तो आज से हम इंशाल्लाह मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड शुरू करेंगे ये लेक्चर सीरीज। साथ साथ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ कि पिछले बार हमने मैकेनिक्स पढ़ा था, उसमें हमने स्टैटिक्स पढ़ा था। इस कोर्स में हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड 1 पढ़ेंगे, ये भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ही ब्रांच है। और उसके बाद फिर हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम डिस्कस करेंगे, उसकी रिलेशनशिप जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पिछली बार जो हमने पढ़ा था वो हमने स्टैटिक्स पढ़ा था, ठीक है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के 3 ब्रांचेज है। हमने स्टैटिक्स के बारे में पढ़ा था। डायनेमिक्स जो है वो मोशन के बारे में, फोर्सेस हम एक बॉडी पर अप्लाई करते हैं, वो बॉडी मोशन में होती है। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इसका तीसरा पिलर है, तो वो हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। तो स्टैटिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में क्या फ़र्क है वो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स आर डिवोटेड प्राइमरीली टू द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस ऑन रिजिड बॉडीज, दैट इज बॉडीज फॉर विच द चेंज इन शेप कैन बी निगलेक्टेड। तो ये कह रहा है कि स्टैटिक्स और डायनामिक्स में हम डिफॉर्मेशन नहीं पढ़ते थे। फोर्सेस एक बॉडी पर लग रहे थे, वो बॉडी को हम रिजिड कंसिडर किया हुआ था, उसमें हम डिफॉर्मेशन निगलेक्ट कर रहे थे। उसके बरक्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डील्स विद द रिलेशन बिटवीन एक्सटर्नल अप्लाइड लोड एंड द इंटरनल इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। उसके बरक्स मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में हम क्या पढ़ते हैं, एक्सटर्नल फोर्स और उसके इंटरनल क्या इफेक्ट्स हैं उस बॉडी पर, क्या असरात है इंटरनली, वो हम स्टडी करेंगे। और उसी के साथ साथ उस बॉडी को हम रिजिड कंसीडर नहीं करेंगे। द बॉडी आर नो लॉन्गर कंसीडर टू बी रिजिड, सही है। उसमें हम डिफॉर्मेशन भी स्टडी करेंगे। हाउएवर यहाँ पर लिखा है द डिफॉर्मेशन हाउएवर स्मॉल आर ऑफ मेजर इंटरेस्ट। कहते हैं कि जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होंगे वो स्मॉल होंगे, लेकिन हमारा उससे बहुत ज़्यादा काम होगा। In mechanical design, the engineer must consider both dimension and material property to satisfy the requirement of strength and rigidity. ये कह रहा है कि इंजीनियर डिज़ाइन में डिज़ाइन करते वक्त मटेरियल की स्ट्रेंथ और रिजिडिटी को और बहुत सी प्रॉपर्टीज है वो उसको ज़रूर देखेगा। ज़रूरी बात है कि एक डिज़ाइन को प्लान करने में ये चीज़ें काम आती है। द डिफरेंस बिटवीन रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, ये जो स्टैटिक्स और डायनेमिक्स है इसमें हम रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ते थे, इसको रिजिड बॉडी मैकेनिक्स कहते हैं। और ये जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड 1 है, ये इसको डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स कहते हैं, ठीक है। इसमें हम डिफॉर्मेशंस भी स्टडी करते हैं। अच्छा, द डिफरेंस बिटवीन द रिजिड बॉडी मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कैन बी फर्दर एम्फसाइज्ड बाय कंसीडरिंग द फॉलोइंग एग्जांपल। तो चलो हम ये एग्जांपल स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम डिस्कस करते हैं। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्टैटिक्स जो था उसमें क्या फ़र्क है। फॉर एग्जांपल द बार इन फिगर 1.1, इट इज ए सिंपल प्रॉब्लम इन स्टैटिक्स टू डिटरमाइन द फोर्स रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द लोड, सही है। A moment summation about the pin support determined. We in this statics solution assume the bar to be both rigid and strong enough to support the load. In strength of material, however, the solution must extend further. ये कह रहा है कि जब हम स्टैटिक्स पढ़ रहे थे तो स्टैटिक्स में इस बार पर जो फोर्सेस लग रहे थे या सपोर्ट रिएक्शंस हम फाइंड कर रहे थे या उस पर इक्विलिब्रियम के इक्वेशंस फाइंड कर रहे थे, तो वो हमने इस बॉडी को रिजिड लिया हुआ था। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम क्या पढ़ेंगे, हम ये चीज़ें भी कैलकुलेट करेंगे और उसी के साथ एक स्टेप फर्दर जाएंगे। वो डिफॉर्मेशंस जो इस बार में आते हैं या इस बॉडी में आती है वो भी हम चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा है इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हाउएवर द सॉल्यूशन मस्ट एक्सटेंड फर्दर, वी मस्ट इन्वेस्टिगेट द बार इटसेल्फ टू बी श्योर दैट इट विल नाइदर ब्रेक नॉर बी सो फ्लेक्सिबल दैट इट बेंड्स विदाउट सपोर्टिंग द लोड। ये कह रहा है कि उसमें हम ये भी फाइंड करेंगे कि इस तरह ना हो कि अप्लाइड फोर्स उस पर इतना ज़्यादा आ जाए कि ये उसका स्ट्रेंथ वो बर्दाश्त ना कर सके और टूट जाए, और ये इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए कि वो लोड अप्लाई करने से पहले ही बैंड हो जाए। तो यहाँ पर हम ये चीज़ें देखेंगे इंटरनली। Throughout the text, throughout this text, we study the principle that govern the two fundamental concepts, strength and rigidity. In this chapter, we start with simple axial loading. Later, we consider twisting load, bending load. Finally, we discuss the combination of these three types of loading. तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे और वो एक मटेरियल की रिजिडिटी जो हो गई। बाकी चैप्टर में अभी इस फर्स्ट चैप्टर में सिंपल चीज़ें फिर और जाके कम्प्लेक्स होती जाएंगी। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गया होगा कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है और स्टैटिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डायनामिक्स में क्या फ़र्क है। तो अभी हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा, ओके। उसमें क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हमारे पास किस चीज़ से आता है,
स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हमारे पास टेंशन टेस्ट ऑन द स्टील रिबार, जब हम उस पर टेंशन टेस्ट अप्लाई करते हैं, उसको स्ट्रेच करते हैं यूटीएम मशीन के ज़रिए, तो वो हमारे पास फिर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आता है उससे। अब हमारे पास स्ट्रेस क्या स्ट्रेन क्या, स्ट्रेस जो है वो लोड पर यूनिट एरिया है या इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर वो लोड एरिया के परपेंडिकुलर हो तो ये नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। और इलांगेशन स्ट्रेन हमारे पास क्या है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ये हमारे पास स्ट्रेन है। ये स्ट्रेन जो है हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, बॉडी कितना डिफॉर्म हुआ या इलांगेशन इसमें कितनी आई है। स्ट्रेस जो है वो जो हम आज ऊपर अप्लाइड फोर्स फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस बॉडी में कितना आता है पर यूनिट एरिया, उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। ये हमें इंटरनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स के बारे में बताता है कि फोर्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जब हम यूटीएम मशीन में यहाँ पर बना भी है, यूटीएम मशीन में जब स्टील स्पेसिमेन रखते हैं और उस पर लोड अप्लाई करते हैं तो हमारे पास इस यूटीएम मशीन में स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व नहीं होता। कुछ स्टैंडर्ड यूटीएम में होता है लेकिन हमारे यूनिवर्सिटी यूटी में जो है यूटी लैब उसमें नहीं है, यूटी लैब में। तो हम ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किस तरह डेवलप करते हैं, हम इस तरह करते हैं। वहाँ पर क्या होता है, एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर वहाँ पर फोर्स होता है, ठीक है। और एक्स एक्सिस पर वहाँ पर एलंगेशन होता है, ठीक है, एलंगेशन। तो हम इससे स्ट्रेस और स्ट्रेन किस तरह निकालते हैं, हम इस तरह करते हैं कि ये फोर्स जो होता है इसको एरिया पे डिवाइड करते हैं, ठीक है, ओरिजिनल एरिया ऑफ दी स्टील रिबार। और एलंगेशन को ये चेंज इन लेंथ जो है, ठीक है, चेंज इन लेंथ उसको लेंथ पे डिवाइड करते हैं, ओरिजिनल लेंथ पे, तो इससे हमारे पास स्ट्रेन आ जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम डायरेक्टली आते हैं किस चीज़ की तरफ। अच्छा, एक बात ये भी है कि हम वाई एक्सिस पर स्ट्रेस क्यों लेते हैं, ठीक है, और एक्स एक्सिस पर हम स्ट्रेन क्यों लेते हैं। मुख्तलिफ राइटर्स या मुख्तलिफ जो हम रिसर्च करते हैं नेट पर देखते हैं या बुक्स में देखते हैं, तो इसके बारे में कुछ क्लियर वो नहीं है थ्योरी, कुछ क्लियर कंसेप्ट नहीं है। लेकिन कुछ लोग इस तरह कहते हैं कि हमारे पास जो ये अप्लाइड फोर्स होता है, अप्लाइड फोर्स के नतीजे में हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन पैदा हो जाते हैं। लेकिन जब हम फोर्स स्टील पर अप्लाई करते हैं तो वो एलंगेशन उसमें आती है, उसमें स्ट्रेन आता है। तो उस स्ट्रेन को रेजिस्ट करने के लिए फिर हमारे पास स्ट्रेस जनरेट होता है, स्ट्रेस उसको रेजिस्ट करता है। तो एक किस्म स्ट्रेस जो है वो डिपेंडेंट बन जाता है, ठीक है। स्ट्रेस डिपेंडेंट बन जाता है, वो वाई एक्सिस पर हम लेते हैं और स्ट्रेन जो है वो हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं। बहरहाल इसका अभी तक कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं है कि क्यों इस तरह होता है। या इस तरह भी हो सकता है कि इनका जो स्लोप होता है वो इलास्टिसिटी, मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी होता है। और स्लोप हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, स्लोप हमारे पास राइज बाय रन होता है। तो राइज यहाँ पर स्ट्रेस हो गया और रन में हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रेन हो गया। तो ये भी एक वो हो सकता है, जवाब बुनियादी जवाब इसका हो सकता है कि हम इस वजह से लेते हैं। तो अब हम इस ग्राफ में पहला जो वो डिस्कस करेंगे वो उसका इलास्टिक बिहेवियर होता है। इलास्टिक बिहेवियर क्या होता है, देखो ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम है, जब स्टील रिबार पर फोर्स अप्लाई शुरू हो जाता है, यहाँ पर शो हुआ है, ये जब शुरू हो जाता है, एक मिनट में ये रफ करता हूँ। जब ये इस पर फोर्स अप्लाई शुरू हो जाए तो ये ग्राफ बिल्कुल ही स्ट्रेट जा रहा होता है, बिल्कुल ही लीनियर जा रहा होता है, ये इस प्रोपोर्शनल लिमिट तक। यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल लिमिट लिखा है, तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। जितना हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं उतना ही स्ट्रेन हमारे पास प्रोड्यूस होता है। ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन एक लिमिट हमारे पास आ जाता है, प्रोपोर्शनल लिमिट। उस लिमिट से अगर हम एक्सीड कर जाए तो हमारे पास ये कर्व जो है ये बेंड्स हो जाता है। कहाँ तक बैंड हो जाता है, ये ई तक बैंड हो जाता है, ठीक है, इलास्टिक लिमिट तक। मैं देखता हूँ अगर यहाँ पर वो बना हुआ थोड़ा बड़ा सा ये यहाँ से लेकर प्रोपोर्शनल लिमिट तक ये ग्राफ जो है ये स्ट्रेट जा रहा होता है। फिर ये इलास्टिक लिमिट तक थोड़ा मामूली सा इस तरह बैंड हो जाता है। तो यहाँ पर इसकी लीनियर लीनियर बिहेवियर जो है वो ख़त्म हो जाती है, ये थोड़ा कर्व में आ जाता है। लेकिन ये इलास्टिक रीजन में होता है। मतलब ये है कि अगर इलास्टिक लिमिट पर हम फोर्स उससे हटाए तो वो ओरिजिनल अपने शेप में वापस आएगा, ठीक है। इलास्टिक बिहेवियर उसमें होता है, ख़त्म नहीं होता है। लेकिन कुछ मटेरियल इस तरह होते हैं कि उसके ये दो पॉइंट्स, ये जो प्रोपोर्शनल लिमिट है और इलास्टिक लिमिट है, उसके बीच में डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। व्हाट मेक्स द इलास्टिक रीजन यूनिक, हाउएवर इट इज आफ्टर द यील्डिंग द लोड इज रिमूव स्पेशल। अच्छा, यहाँ पर ये कह रहा है कि इलास्टिक लिमिट पर जो ऑब्जेक्ट पहुंच जाता है उससे जब हम फोर्स रिमूव करते हैं तो स्पेसिमन ओरिजिनल पोजीशन रिकवर कर लेता है, ठीक है। मतलब ये है कि इलास्टिक लिमिट में एक मटेरियल डिफॉर्म नहीं होता है, उस वो डैमेज नहीं हुआ होता है, ठीक है, वो दोबारा अपना ओरिजिनल शेप रिगेन कर सकता है। ये इलास्टिक बिहेवियर में। और ये कर्व जो है ये स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। यहाँ पर जो स्ट्रेस होता है, ये देखो ये स्ट्रेस, ये कौन सा स्ट्रेस होता है, ये प्रोपोर्शनल स्ट्रेस होता है। इलास्टिक लिमिट है, ये प्रोपोर्शनल स्ट्रेस उसको हम कहते हैं, ठीक है। ये बहुत आगे चला गया। अच्छा,
और उसके बाद यहाँ पर हुक्स लॉ भी अप्लाई होता है। हुक्स लॉ में क्या कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और फिर इस इक्वेशन को प्रोपोर्शनलिटी को इक्विलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक कांस्टेंट ई आ जाता है जिसको मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। यंग मॉडुलस भी उसको कहते हैं ये, रॉबर्ट हुक ने 1807 में डिस्कवर किया था। अच्छा, उसके बाद क्या होता है यहाँ पर, उसके बाद हमारे पास यील्डिंग पॉइंट शुरू हो जाता है। इस इलास्टिक लिमिट के बाद जब हम थोड़ा सा भी फोर्स को इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास ये इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड जो होते हैं वो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। तो इसी पॉइंट के दौरान जब बॉन्ड ब्रेकिंग शुरू हो जाती तो एक ऑब्जेक्ट की इंटरनल रेजिस्टेंस या जिसको हम स्ट्रेस बोलते हैं वो भी थोड़ा कम हो जाता है। तो जब वो कम हो जाता है तो हम कुछ ग्राफ्स में ये पॉइंट अपर यील्ड पॉइंट लोअर यील्ड पॉइंट उसमें होते हैं। अपर यील्ड पॉइंट पर जब बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाता है तो लोअर यील्ड पे स्ट्रेस कम हो जाता है। इस तरह होता है, इस तरह ये अपर पॉइंट होता है और यहाँ पर लोअर यील्ड होता है। यहाँ पर स्ट्रेसेस ज़्यादा होते हैं। बॉन्ड ब्रेक जब यहाँ पर शुरू हो जाती है तो स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन सारे बॉन्ड ब्रेक नहीं होते। यहाँ पर थोड़ी ही लोड अप्लाई करने पर एलंगेशन ज़्यादा होती है। इस तरह तो इस रीजन को हम यील्डिंग रीजन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन होती है। ये जो इलास्टिक रीजन था वहाँ पर परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं था और वहाँ पर टेम्पररी डिफॉर्मेशन था, सही है। तो यहाँ पर स्लाइड इंक्रीज करने से क्या होता है, हमारे पास स्लाइड इंक्रीज करने से हमारे पास बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन होता है। इस बिहेवियर को हम यील्डिंग कहते हैं। यहाँ पर यह रेक्टेंगुलर डार्क रीजन से रिप्रेजेंट हुआ है। यहाँ पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है। अच्छा, उसके बाद ये अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट का तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जब ये यील्ड पॉइंट खत्म हो जाता है उसके बाद हमारे पास और भी जब हम इस पे लोड अप्लाई करते हैं तो स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन आ जाता है। यहाँ पर हमारे पास यील्ड पॉइंट पे जब यील्ड पॉइंट के एंड पर पहुंचता है तो हमारे पास बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं इसके फर्स्ट स्टार्ट पे। यहाँ पर जब पहुंचता है तो तकरीबन जब बॉन्ड तोड़ते हैं तो यहाँ पर न्यू बॉन्ड रिअलाइनमेंट हो जाती है। न्यू बॉन्ड्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। डिफॉर्म बॉडी डिफॉर्म हुई होती है लेकिन न्यू बॉन्ड रिअलाइनमेंट शुरू हो जाती है तो बॉडी और मजीद रेजिस्टेंस शो करता है टाइट फोर्स के खिलाफ। तो यहाँ पर फिर जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, स्ट्रेस हमारे साथ बढ़ता है, टर्नल रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो इस रीजन को हम स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन कहते हैं। विल द यील्डिंग हैज एंटेड एनी लोड काजिंग इंक्रीज स्ट्रेस सपोर्टेड बाय स्पेसिंग, यहाँ कहता है कि जब यील्डिंग खत्म हो जाए तो जब हम इस पे लोड अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास वो रेजिस्ट होती है, वो सपोर्ट होती है। तो कर्व किस तरह जाता है, इंक्रीजिंग जाता है, राइजिंग फ्लैटर हो जाता है और कहाँ तक, अल्टीमेट स्ट्रेस तक, ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेस जो है ये यहाँ पर शो हुआ है, इस रीजन तक हमारे पास ये ऊपर जाता है। उसके बाद हमारे साथ क्या होता है, हमारे पास नेकिंग होती है। ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इस आयरन बैंड या आयरन रिबार जो होता है उसके एक वीक पॉइंट पर, जहाँ पर भी वीक पॉइंट पर हमारे पास एरिया रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। जब एरिया रिड्यूस होना शुरू हो जाता है तो ये यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जब उस पर फ्रैक्चर हो जाती है, वो टूट जाता है। फिर उसके बाद कर्व नीचे आता है। ये एक कर ऊपर गया हुआ है, एक नीचे आया है, इसका क्या मतलब है, ऊपर जो कर गया है उसको ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर बोलते हैं, नीचे वाले को इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर बोलते हैं। वो ये ऊपर इसलिए गया है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेस ज्यादा होता है, वो यहाँ पर हम ट्रू एरिया लेते हैं। ये नेकिंग के दौरान जो एरिया रिड्यूस हुई होती है हम वो रिड्यूस एरिया इसमें लेते हैं। तो स्ट्रेस हमने किस तरह डिफाइन किया कि स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जब एरिया रिड्यूस हो जाती है तो स्ट्रेस बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हम क्या लेते हैं, उसमें हम ये नेकिंग वाला एरिया नहीं लेते, उसमें हम ओरिजिनल एरिया लेते हैं। ओरिजिनल एरिया का मतलब है कि टेस्ट स्टार्ट करने से पहले जो हम उसका एरिया था ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन, उसमें नेकिंग नहीं आई थी, वो एरिया लेंगे। तो जब वो एरिया लेंगे वो एरिया तो इस अल्टीमेट स्ट्रेस या नेकिंग रीजन के एरिया से ज़्यादा था, तो इस वजह से जो एरिया ज़्यादा होगा तो स्ट्रेस कम आएगा, तो इस वजह से ये नीचे आया है। लेकिन ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है यहाँ पर लिखा है there is this divergence between the two diagrams. We can neglect this effect since most engineering design is done only within elastic range. तो हमारा काम इलास्टिक रेंज तक होता है क्योंकि हमें बॉडी की डिफॉर्मेशन जो है वो इलास्टिक लिमिट तक चाहिए। अगर इलास्टिक लिमिट से डिफॉर्मेशन बढ़ जाए तो वो तो फेल हो जाएगी या डिफॉर्म हो जाएगी परमानेंट, तो वो तो स्ट्रक्चर फेलियर का खतरा होता है, फिर हमें वो नहीं चाहिए होता है। तो इस वजह से हम ये इंजीनियरिंग वाले जो कर्व है ये भी ले सकते हैं। ये इसलिए लेते हैं क्योंकि नेकिंग के दौरान जो एरिया डिक्रीज होता है वो तो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी जदीद नहीं है कि हम नेकिंग के एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया डायरेक्ट ही मालूम कर सके। तो हम क्योंकि वो ऑब्जेक्ट पीटीओ मशीन में होता है डायरेक्ट तो मालूम नहीं कर सकते। हाँ, एडवांस सिचुएशन में हो भी सकता है, लेकिन हम ओरिजिनल एरिया वाले कर्व पर गुजारा करते हैं क्योंकि यील्ड पॉइंट तक यील्डिंग तक ये इसका कर्व एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं तो दोनों सेम होते हैं, तकरीबन उसमें इतना एरर नहीं होते। अच्छा, नेकिंग रीजन भी में भी वही बात है जो मैंने कही, ठीक है। अब टू अल्टीमेट स्टेट स्पेशल एलंगेट्स, बहुत ज़्यादा एलंगेशन उसमें आ जाती है, क्रॉस सेक्शन एरिया उसमें डिक्रीज हो जाता है।
ठीक है। उसमें लेंथ भी बढ़ जाता है। तो इसमें भी ये इतनी बात ज़रूरी बातें नहीं है, वही बात है कि एरिया रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास इंजीनियर हम जो है सिविल इंजीनियर उसका काम यील्ड पॉइंट तक है, ठीक है। और कुछ हमारे पास इस तरह मटेरियल होते हैं जिसमें हमारे पास यील्ड पॉइंट इतना वाज़ेह नहीं होता। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को कुछ ग्राफ बता सकूँ, फॉर एग्जांपल ये ग्राफ जो है यहाँ पर यील्ड पॉइंट इतना वाज़ेह नहीं है, या तो वो हम किस तरह फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल ये ग्राफ जो है इसमें यील्ड पॉइंट क्लियर नहीं है, तो ये हम किस तरह फाइंड करते हैं। इसका एक मेथड है जिसको क्या कहते हैं, ऑफसेट मेथड। वो हम क्या करते हैं कि 0.2% जो है एक्स एक्सिस पर, या 0.002 आते हैं हम यहाँ पर। जब आते हैं तो इस कर्व के पैरेलल हम ये लाइन लगाते हैं, बिल्कुल ही पैरेलल। ये जहाँ पर पॉइंट कर जाए तो वो इसका यील्ड स्ट्रेंथ होगा। हम स्ट्रेंथ किस ये इसका यील्ड पॉइंट होगा, बस यील्ड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ हम किसको बोलते हैं? स्ट्रेंथ इज ए मेजर ऑफ स्ट्रेस। जब एक बॉडी में स्ट्रेस होगा तभी उसमें स्ट्रेंथ आएगा, ठीक है। तो ये उसका मतलब जितना एक बॉडी सख्त होगा, स्ट्रेंथ उसमें ज़्यादा होगी, तो ज़ाहिर बात है उसमें स्ट्रेस भी ज़्यादा होगा। तो ये पॉइंट जो है ये इसका यील्ड पॉइंट हो गया। इसका यील्ड स्ट्रेंथ क्या है? 51 के एसआई, सही है। तो ये ऑफसेट में मेथड है। ये अभी से सीखे आगे आप लोगों को काम आएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को डिस्कस कर लिया हमने। इसके बाद इंशाल्लाह रेगुलर वीडियोस अपलोड होती रहेगी। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बुक जो है बाय सिंगर, ये इससे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ तो आर सी हिपलर बुक में थोड़ा एक्सप्लेनेशन उसमें अच्छी थी, तो मैंने उससे डिस्कस करके दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के प्रॉब्लम जो हमारे मॉड्यूल्स में भी है वो इंशाल्लाह रेगुलर सॉल्व करते रहेंगे। तो बस स्टे ट्यून्ड रहे हमारे चैनल के साथ। ये वीडियो इंशाल्लाह अपलोड होती रहेगी। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।